बीएस के बाद फिर पीएचडी करेंगे, तो सर हमारा तो एमएस एमएस स्किप होगा, तो उसके लिए फिर हमें जो रिसर्च है वो हमारी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। हकीकत है। तो लेकिन ये नहीं, इनको ऐसा करना चाहिए, हमको करना उन्होंने तो कर दी, अब हमें क्या Excuse me, sir. अस्सलाम वालेकुम। Excuse me, sir. जी अर्सलान। सर वो मैं लीव कर दूं, दादा अबू की डेथ होगी इस वजह से सर उधर जा रहे अभी हैं। वो दादा अबू की डेथ होगी तो सर उधर जा रहे हैं, तो लीव कर दूं मैं? यार अभी अटेंडेंस नहीं हुई अर्सलान, अभी अटेंडेंस होने वाली है। चलो ठीक है। एमन जाहिर, एमन जाहिर। अली मोहम्मद। प्रेजेंट सर। अरसलान काशी। अरसलान काशी। प्रेजेंट सर। आयशा अख्तर। प्रेजेंट सर। आयशा कनीज़ा। प्रेजेंट सर। आयशा नवीद। आयशा नवीद। प्रेजेंट सर। फायजा इरशाद। ठीक है आयशा प्रेजेंट नवीद, आपकी सर। होगी अटेंडेंस। प्रेजेंट सर। ठीक है। फरिया जहर। प्रेजेंट सर। फरीहा अजहर। प्रेजेंट सर। जवेरिया शेख। जवेरिया शेख।
कनीज़ा बख्तावर, Present, sir. मोहम्मद अरसलान मजीद, मोहम्मद Present, अरसलान sir. मजीद, Present, sir. निमरा अफजल, निमरा अफजल, निमरा सदीक, Present, sir. निमरा शाहिद, निमरा शाहिद, नूरुल ऐन, Present, sir. रिजवानुल्लाह खान, Yes, sir. साइमा रुबाब, Present, sir. सना गफ्फार, Present, sir. सीरत रानी, Present, sir. शहलीजा नईम, Present, sir. सैयद सुमैया गिलानी, Present, sir. तौसीफ अहमद, तौसीफ अहमद, उसामा गुलजार, जी सर। उस्मान हुसैन, उस्मान हुसैन उसामा, वजीहा मकबूल, Present, sir. सर मेरी अटेंडेंस भी लगा दें एमन जाहिद। समझदार लगा दिए। सर मोहम्मद शाहिद सर वो ये अटेंडेंस लगाइएगा। अनम असगर, सर मोहम्मद शाहिद सर वो प्रेजेंट लगा दीजिएगा मेरी। ठीक है अनम असगर आपकी अटेंडेंस हो गई है। तो अक्सर, प्रेजेंट सर। अतीकुर रहमान, Present. आयशा अरशद, प्रेजेंट सर। बिस्मा तनवीर, प्रेजेंट सर। मानूर भट्ट, प्रेजेंट सर। मरियम जारिफ, यस सर। मोहम्मद शाहिद सरवर, प्रेजेंट सर। मोहम्मद शोएब खान, मोहम्मद शोएब खान, नूर फातिमा, नूर फातिमा, राबिया नजर, राबिया नजर, सर सैयदा प्रेजेंट। फातिमा, सर आबे नजर प्रेजेंट। ठीक है राबिया नजर आपकी अटेंडेंस हो गई है। सैयदा फातिमा वाजिद, सैयदा फातिमा वाजिद, उमर फारूक, प्रेजेंट सर। जोहा यासीन, जोहा यासीन। वो स्टूडेंट जो इस सेक्शन में एब्सेंट है वो नाम सुन लें, अगर वो प्रेजेंट है तो अटेंडेंस लगवा सकते हैं। मोहम्मद शोएब खान, नूर फातिमा, सैयदा फातिमा वाजिद,
जोहा यासीन, जवेरिया शेख, निमरा अफजल, निमरा शाहिद, तौसीफ अहमद, उस्मान हुसैन ओसामा, आयशा अख्तर। यस सर। आयशा, लास्ट टाइम हमने क्या स्टडी किया था? सर 1 मिनट, एक क्वेश्चन था। जी, सर आपने जो असाइनमेंट दी थी उसमें 13.64 का जो 13.65 का डी पार्ट वो सर समझ नहीं आ रहा है, वो एक दफा समझा दें। पर यह ये बाद में समझ लेना, ये क्लास करवा लो उसके बाद फिर समझ लेना, यस या फिर जो ग्रुप दिया हुआ है उसमें आप वो कॉल करके उस पर भी समझ सकती हो। यस सर। ठीक है जी। आयशा अख्तर, आयशा अख्तर, शहलीजा नईम, यस शहलीजा सर। नईम। यस शहलीजा, सर। लास्ट टाइम हमने क्या स्टडी किया था? जी सना गफ्फार। सर लीश एटलियर प्रिंसिपल पढ़ा था, एंड लास्ट सर टाइम उनकी हमने एप्लीकेशंस वगैरह। लास्ट टाइम हमने जो स्टडी किया था वो केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज के बारे में स्टडी किया था, और ये चेक किया था कि केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज किस वक्त हासिल होती है। केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज के बारे में हम किस तरह बता सकते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज हासिल हुई है या नहीं हुई है, और केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज पर रिएक्टेंट स्पीशी क्या कंसंट्रेशन होती है, प्रोडक्ट स्पीशी क्या कंसंट्रेशन होती है। अगर आप लोगों के पास इनमें से रिएक्टेंट स्पीशी या प्रोडक्ट स्पीशी की कंसंट्रेशन नाउन हो और के सी की वैल्यू नाउन हो, तो हम थर्ड वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बारे में स्टडी किया था। इसके साथ हमने ये चेक किया था कि जिस वक्त हम केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज को डिस्टर्ब करते हैं तो उस कंडीशन में आप लोगों के केमिकल इक्विलिब्रियम पोजीशन दोबारा से अटेन करने की कोशिश करती है, और उसको हम किस तरह डिस्टर्ब करते हैं और किस तरह केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज दोबारा से हासिल होती है, इसके बारे में डिटेल के साथ आज हमने स्टडी करना है। अब वो चीज़ जिस वक्त आप लोग के सी वैल्यू कैलकुलेट करते हो, के सी जो है वो रेशो है बिटवीन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और के सी की वैल्यू हमें ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि इक्विलिब्रियम स्टेज पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, या दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल है। जिस वक्त आप लोगों के पास के सी की वैल्यू लेस देन 10⁻³ होगी, इसका मतलब है कि आप लोगों के पास ऑलमोस्ट रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है, आप लोगों के पास स्लाइटली अमाउंट प्रोडक्ट के हासिल हुई है। और अगर आप लोगों के पास वैल्यू के सी की हासिल होती है इन बिटवीन 10⁻³ एंड 10⁻³
इसका मतलब है कि ऑलमोस्ट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट इक्वल है, यानी कि स्लाइटली वेरिएशन है, इससे ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। और अगर आप लोगों के पास Kc की वैल्यू हासिल होती है ग्रेटर देन 10⁻³ तो इसका मतलब है कि केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज पर आप लोगों के पास मोस्टली प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन स्लाइटली है। रिएक्टेंट स्पीशीज कंसंट्रेशन आप लोगों के पास वेरी स्मॉल अमाउंट में है। और इस तरह हम ये बता सकते हैं कि अगर आप लोगों के पास Kc की वैल्यू गिवन है तो आप लोग ये बता सकते हो कि इस केमिकल इक्विलिब्रियम पोजीशन पर रिएक्टेंट स्पीशी कंसंट्रेशन ज़्यादा है या प्रोडक्ट स्पीशी की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। और इसकी बेस पर आप लोग ये बता सकते हो कि केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज जो है जिस वक्त रिएक्शन स्टार्ट हुआ है उसी वक्त हासिल हुआ है, या फिर केमिकल इक्विलिब्रियम की पोजीशन उस वक्त हासिल हुई है जिस वक्त ऑलमोस्ट रिएक्टेंट की हाफ अमाउंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुई है, या आप लोगों के पास केमिकल इक्विलिब्रियम की पोजीशन उस वक्त हासिल हुई है जिस वक्त ऑलमोस्ट रिएक्टेंट की टोटल अमाउंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुई है। और इसके ज़रिए हमें पता चल जाता है कि आप लोगों के पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी होगी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन होगी कितनी होगी। एंड ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल फेज ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट हम केमिकल इक्विलिब्रियम पोजीशन को दो कंडीशन में डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम और दूसरे को हम कहते हैं होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। होमोजीनियस इक्विलिब्रियम वो पोजीशन होती है जिस वक्त रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के फेज सेम हो तो उसको हम कहते हैं होमोजीनियस इक्विलिब्रियम पोजीशन। और वो जिसमें आप लोगों के पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का डिफरेंट फेज हो तो उसको हम कहते हैं हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। होमोजीनियस इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आप लोगों के पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों ही या तो सॉलिड फॉर्म में होंगे या लिक्विड फॉर्म में होंगे या गैस फॉर्म में मौजूद होंगे। और हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम पोजीशन पर ऐसा इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी जिसमें आप लोगों के पास एक जो है वो सॉलिड फॉर्म में होगा, दूसरा या तो लिक्विड में होगा या सॉलिड गैस फॉर्म में होगा, कि दोनों ही एक फेज में मौजूद नहीं होंगे। उस इक्विलिब्रियम पोजीशन को हम कहते हैं हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। इसके बाद हमने देखा था कि आप लोगों जब भी केमिकल रिएक्शन करते हो वो स्लो होता है या स्पीड के साथ होता है, उसके बारे में आप लोगों को उसी वक्त या पता चलता है केमिकल काइनेटिक्स के जरिए, कि जिसके ज़रिए आप लोग बताते हो वो रिएक्शन जो है वो स्पीड के साथ हो रहा है या स्लो हो रहा है। और वो आप लोग किस तरह बताते हो, आप लोग रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन चेंज को डिवाइड करते हो टाइम इंटरवल के ज़रिए, और उसके ज़रिए आप लोगों के पास रेट ऑफ रिएक्शन हासिल होता है, जिससे आप लोग बताते हो कि आप लोगों का रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो स्पीड के साथ हो रहा है या स्लो हो रहा है। और जिस रेट के साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी उसी रेट के साथ आप लोगों के पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जनरेट होगी। और ये आप लोगों ने लास्ट चैप्टर में स्टडी किया है, जिसके ज़रिए आप लोग ये बता सकते हो कि रिएक्टेंट स्पीड के साथ प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं या स्लो कन्वर्ट हो रहे हैं। इसके बाद जब भी आप लोग रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हो तो उसके केस में प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट बनाना शुरू कर देती है, और ऐसे रिएक्शन को जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाती है और प्रोडक्ट रिएक्टेंट बनाती है उसको हम कहते हैं कि डायनामिक इक्विलिब्रियम पोजीशन है, कि रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रही है और प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रही है। ऐसे रिएक्शन को हम रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। और डायनामिक स्टेट ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जितनी अमाउंट रिएक्टेंट की प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगी उतनी ही अमाउंट प्रोडक्ट की रिएक्टेंट के अंदर कन्वर्ट होगी, जिसके ज़रिए ना ही
रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज होगी और ना ही प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन चेंज होगी। यानी कि उस स्टेज पर जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन दोनों इक्वल हो जाते हैं उसको हम डायनामिक इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं। जिस वक्त आप लोगों के पास रिएक्शन स्टार्ट होता है, चाहे वो केमिकल इक्विलिब्रियम का हो, चाहे वो जस्ट आप लोग केमिकल काइनेटिक्स स्टडी करते हो, जनरली इन द स्टार्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो स्पीड के साथ होता है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो ज़्यादा होता है। लेकिन जिस तरह टाइम गुजरता जाता है उसके साथ रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो स्लो होना शुरू हो जाता है और एक स्टेज आती है कि आप लोगों के पास जो प्रोडक्ट हासिल हुई है वो भी दोबारा से कंबाइन होकर प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनाना शुरू कर देते हैं। और जिस वक्त रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनना और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनना दोनों की रेशो सेम हो जाती है, दोनों के कंसंट्रेशन या वैल्यू जो है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन दोनों इक्वल हो जाते हैं, उस स्टेज को हम डायनामिक इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं। अब केमिकल इक्विलिब्रियम पोजीशन को हम चेंज कर सकते हैं और किस तरह चेंज कर सकते हैं वो हम करते हैं कि उसमें डिफरेंट फैक्टर अप्लाई करते हैं। ये तो आप लोगों ने पढ़ लिया था केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज में डिफरेंट आप लोग केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज और क्यूसी की वैल्यू डिफरेंट होती है। डिफरेंट टाइम इंटरवल के बाद अगर आप लोग क्यूसी की वैल्यू कैलकुलेट करते हो तो उस बेस पर क्यूसी की वैल्यू ये भी इंडिकेट करती है कि आप लोगों की केमिकल इक्विलिब्रियम पोजीशन हासिल हुई है या नहीं हुई। इसके साथ क्यूसी से हमें ये भी इंडिकेशन होता है कि आप लोगों की किस वक्त यानी कि रिएक्शन ने लेफ़्ट साइड पर मूव करना है या राइट साइड पर मूव करना है, जिसके ज़रिए आप लोगों की केमिकल इक्विलिब्रियम पोजीशन हासिल होती है। और ये आप लोगों ने सारी चीज़ें जो है लास्ट लेक्चर में स्टडी की हैं। नेक्स्ट लेक्चर जो आप लोगों का था वो ली शार्टलियर प्रिंसिपल था और इसमें आप लोगों ने पहला पॉइंट जिसमें आप लोग कंसंट्रेशन चेंज का टॉपिक था वो आप लोगों ने स्टडी किया था कि जिस वक्त आप लोग रिएक्शन करते हो, रिएक्शन के दौरान कंसंट्रेशन अगर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट स्पीशी की चेंज करते हो तो उस कंडीशन में उसकी केमिकल इक्विलिब्रियम पोजीशन चेंज होती है केमिकल इक्विलिब्रियम पोजीशन शिफ्ट होती है। और किस तरह शिफ्ट होती है, सपोज आप लोगों के पास ये रिएक्शन है जिसमें आप लोगों डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड को डिकम्पोज करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करते हो। अगर आप लोग इस केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज में मज़ीद जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस ऐड करते हो तो इसका मतलब है कि इस साइड पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस दोबारा से कंबाइन होना शुरू हो जाएगी और प्रोड्यूस करेगी डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। तो इसका मतलब है कि अगर आप लोग इस रिएक्शन के अंदर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस ऐड करते हो तो उस कंडीशन में ये केमिकल इक्विलिब्रियम पोजीशन शिफ्ट होती है राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ, कि प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट बनाना शुरू कर देते हैं और कुछ देर बनाते हैं और उसके बाद फिर दोबारा से केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज हासिल हो जाती है। और अगर आप लोग इस रिएक्शन के अंदर से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस रिमूव करते हो तो उस कंडीशन में राइट साइड पर कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी और उस कंडीशन में डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड जो है वो डिकम्पोज होकर मज़ीद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनाना शुरू कर देगा और उस कंडीशन में आप लोगों को केमिकल इक्विलिब्रियम पोजीशन लेफ्ट साइड से राइट साइड पर शिफ्ट होती है, जिसके रिजल्ट में आप लोगों के पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस जो है वो ज़्यादा बनना शुरू कर देते हैं। जितना आप लोग रिमूव करते जाओगे उतनी ही आप लोगों के पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस की अमाउंट या कंसंट्रेशन बनती जाएगी। अगर आप लोग इस रिएक्शन के अंदर ऐड करते हो डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड तो उस कंडीशन में इस साइड पर कंसंट्रेशन ज़्यादा हो रही है क्योंकि आप लोग मज़ीद ऐड कर रहे हो
तो जिस वक्त इसकी कंसंट्रेशन इधर ज़्यादा होगी तो इसका मतलब है कि ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना शुरू कर देगी। अगर आप लोग इस रिएक्शन के अंदर डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड ऐड करते हो तो उस कंडीशन में डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड डिकम्पोज होकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनाना शुरू कर देते हैं, जिसके रिजल्ट में आप लोगों की केमिकल इक्विलिब्रियम पोजीशन लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ मूव करना शुरू कर देती है। जिस तरह ये आप लोगों के पास पिक्चर नज़र आ रही है, जिसमें आप लोग मज़ीद जो है डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड ऐड कर रहे हो, तो उस कंडीशन में डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड जो है वो डिकम्पोज हो रहे हैं, और जिस वक्त डिकम्पोज हो रहे हैं तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस मज़ीद हासिल हो रही है जिसका मतलब है कि आप लोगों का रिएक्शन जो है वो लेफ्ट साइड से राइट साइड पर शिफ्ट हो रहा है। तो आप लोगों की केमिकल इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है वो लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ मूव होना शुरू हो गई है। इसका मतलब है कि जब भी हम कंसंट्रेशन चेंज करते हैं तो उस कंडीशन में केमिकल इक्विलिब्रियम पोजीशन चेंज होती है और दोबारा से केमिकल इक्विलिब्रियम पोजीशन हासिल होती है, चाहे वो राइट साइड पर मूव करे रिएक्शन या लेफ्ट साइड पर मूव करे, तो कुछ टाइम के बाद दोबारा से केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज जो है वो हासिल हो जाती है। इसके बाद दूसरा फैक्टर है कि आप लोग वॉल्यूम चेंज करते हो। अगर आप लोग रिएक्शन का वॉल्यूम चेंज करते हो, क्योंकि आप लोगों के पास जो भी केमिकल इक्वेशन होती है उसमें आप लोगों के पास नंबर ऑफ मोल्स मौजूद होते हैं। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के अंदर नंबर ऑफ मोल्स गिवन होते हैं, और आप लोग ये बता सकते हो आसानी से कि नंबर ऑफ मोल्स अगर ज़्यादा होंगे तो इस कंडीशन में वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होगा, और अगर आप लोगों के पास नंबर ऑफ मोल्स कम हो गए उस कंडीशन में आप लोगों के पास वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज होगा, और उसके बेस पर ही आप लोग एक्सपेंशन वर्क और कंप्रेशन वर्क जो है वो कैलकुलेट करते थे। उसके बेस पर ही आप लोग बताते थे कि आप लोगों का रिएक्शन जो है उस दौरान कंप्रेशनल वर्क हो रहा है या एक्सपेंशन वर्क हो रहा है। तो यहाँ पर अगर आप लोग वॉल्यूम को कम करते हो या ज़्यादा करते हो तो उस कंडीशन में भी केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज जो है वो डिस्टर्ब होती है। अगर आप लोग वॉल्यूम इंक्रीज करते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों का केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज उस साइड पर मूव करेगी जिस साइड पर नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होंगे, और अगर आप लोग उसका वॉल्यूम कम करते हो तो उस कंडीशन में केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज उस डायरेक्शन में मूव करेगी जिस डायरेक्शन में नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे। क्योंकि अगर आप लोग वॉल्यूम इंक्रीज करते हो तो उस कंडीशन में जितने ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे, जितनी ज़्यादा अमाउंट होगी, उनकी कोलिजन भी उतनी ही ज़्यादा होगी, और जितनी ज़्यादा कोलिजन होगी इसका मतलब है कि इंटरनल प्रेशर भी उतना ही ज़्यादा इंक्रीज होगा, और जितना इंटरनल प्रेशर इंक्रीज होगा इसका मतलब है कि वॉल्यूम जो है वो उतना ही इंक्रीज होगा। और जिस वक्त आप लोग वॉल्यूम डिक्रीज करते हो तो उस कंडीशन में इंटरनल प्रेशर, क्योंकि अगर ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स बने तो इंटरनल प्रेशर ज़्यादा होगा और बाहर वाला प्रेशर कम होगा, तो उस कंडीशन में वॉल्यूम डिक्रीज नहीं होगा, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, और वॉल्यूम उस वक्त डिक्रीज होगा जिस वक्त आप लोगों के पास नंबर ऑफ मोल्स कम हासिल होंगे, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो कंट्रोल करते हैं वॉल्यूम को। अगर आप लोग वॉल्यूम कम करते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों के केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगी जिस डायरेक्शन में आप लोगों के पास नंबर ऑफ मोल्स कम बनते होंगे। जिस तरह ये आप लोगों के पास रिएक्शन है जिसमें आप लोग नाइट्रोजन का रिएक्शन करवाते हो हाइड्रोजन गैस के साथ, जिसके ज़रिए आप लोगों के पास अमोनिया गैस जो है वो सिंथेसाइज होती है। अब इस रिएक्शन के अंदर आप लोगों के पास रिएक्टेंट स्पीशी के 4 मोल्स हैं, प्रोडक्ट के आप लोगों के पास 2 मोल्स हासिल होते हैं। अब ये इक्विलिब्रियम स्टेज है, अगर आप लोग इस इक्विलिब्रियम स्टेज
का वॉल्यूम कम या ज़्यादा करते हो तो उस कंडीशन में ये इक्विलिब्रियम पोजीशन शिफ्ट होगी, या तो लेफ़्ट डायरेक्शन में या राइट डायरेक्शन में। अब वो लेफ़्ट डायरेक्शन में होती है या राइट डायरेक्शन में शिफ्ट होती है, वो डिपेंड करता है कि आप लोग वॉल्यूम को कम कर रहे हो या ज़्यादा कर रहे हो। इसका मतलब है कि वॉल्यूम चेंज करने से इक्विलिब्रियम की पोजीशन राइट साइड पर या लेफ़्ट साइड पर मूव कर सकती है। जी सना। सर ये वॉल्यूम का समझ नहीं आया, दोबारा से बता दें कि वो शिफ्टिंग कैसे होगी। ये मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, यही चीज़ अभी क्लियर कर रहा हूँ कि किस तरह शिफ्टिंग होगी। जिस तरह एक क्लास में स्ट्रेंथ जो है वो 10 स्टूडेंट की हो और दूसरी क्लास में स्ट्रेंथ जो है वो 60 स्टूडेंट की हो, और आप लोगों को एक ही रूम मिले कि जिसमें आप लोगों के यानी 10 स्टूडेंट ने पढ़ना है, और इतनी ही दूसरे सेक्शन जो है उसमें स्ट्रेंथ जो है वो 60 स्टूडेंट की हो, तो एक ही क्लास जिसमें मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो 20 बैठ सकते हैं, तो उसमें 10 वाले स्टूडेंट तो आसानी से कंपनसेट कर सकते हैं क्योंकि उनका वॉल्यूम उससे भी बाकी बच जाता है। लेकिन अगर 60 स्टूडेंट को उसके अंदर लेकर आते हैं तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो स्पेस जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ स्टूडेंट होंगे, इसका मतलब है कि उनकी वजह से रूम के अंदर प्रेशर ज़्यादा जनरेट होगा, तो वो आपस में बातें भी करेंगे, आपस में यानी कि चिल्लाएंगे, मोबाइल यूज़ करेंगे, क्लास को डिस्टर्ब भी करेंगे। लेकिन अगर वो 10 स्टूडेंट ही होंगे तो उस कंडीशन में उस क्लास के अंदर वो आसानी से पढ़ सकते हैं। इसका मतलब है कि 20 स्टूडेंट के लिए यानी स्ट्रेंथ ज़्यादा हो रही है, तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास वॉल्यूम भी ज़्यादा होने चाहिए, रूम जो है वो बड़ा होना चाहिए ताकि आसानी से स्टूडेंट उसमें बैठ सकें। इसका मतलब है कि जिस वक्त आप लोगों के पास नंबर ऑफ़ मोल्स रिएक्टेंट या प्रोडक्ट कम या ज़्यादा होते हैं तो वॉल्यूम भी उसके हिसाब से कम या ज़्यादा होता है। अब वो किस तरह होता है कि अगर आप लोगों के पास नंबर ऑफ़ मोल्स कम है तो इसका मतलब है कि वॉल्यूम भी कम होगा। अगर आप लोग वॉल्यूम ज़्यादा करते हो तो उस कंडीशन में तो वो इनके दरमियान कुछ भी नहीं होगा, यानी कि उस कंडीशन में ये केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज जो है, क्योंकि आप लोगों के पास रिएक्शन या जो आप लोगों ने सॉल्यूशन बनाया हुआ है उसमें दोनों की अमाउंट होगी, रिएक्टेंट स्पीशी की भी होगी और प्रोडक्ट स्पीशी की भी होगी केमिकल इक्विलिब्रियम पोजीशन पर। अब ये केमिकल इक्विलिब्रियम या वॉल्यूम जो है कंट्रोल करता है कि आप लोगों के पास अमोनिया की कितनी अमाउंट होनी चाहिए और रिएक्टेंट स्पीशी की कितनी अमाउंट होनी चाहिए। अगर आप लोग वॉल्यूम को ज़्यादा करते हो तो इसका मतलब है कि ज़्यादा अमाउंट उसके अंदर आ सकती है। वॉल्यूम इंक्रीज़ करोगे तो जाहिर है उसका अंदर आप लोग ज़्यादा अमाउंट या नंबर ऑफ़ मोल्स को ऐड कर सकते हो, और उस कंडीशन में वॉल्यूम उसी वक्त इंक्रीज़ होगा जिस वक्त इस रिएक्शन की केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज शिफ्ट होगी उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में नंबर ऑफ़ मोल्स ज़्यादा हैं। अब नंबर ऑफ़ मोल्स किस डायरेक्शन में ज़्यादा हैं? आप लोगों के प्रोडक्ट में नंबर ऑफ़ मोल्स 2 हैं और रिएक्टेंट में नंबर ऑफ़ मोल्स 4 हैं। इसका मतलब है कि जिस वक्त आप लोग वॉल्यूम इंक्रीज़ करते हो तो उस कंडीशन में ये प्रोडक्ट डिकम्पोज होकर आप लोगों को रिएक्टेंट स्पीशी बनाना शुरू कर देती है। और अगर आप लोग वॉल्यूम डिक्रीज़ करते हो तो उस कंडीशन में रिएक्शन केमिकल इक्विलिब्रियम पोजीशन उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगी जिस डायरेक्शन में नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे। अब इन दोनों में से नंबर ऑफ मोल्स किस साइड पर कम है? प्रोडक्ट वाली साइड पे। इसका मतलब है कि जब वॉल्यूम सिस्टम का वॉल्यूम डिक्रीज करते हो तो उस कंडीशन में ये केमिकल इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है ये लेफ्ट साइड से राइट साइड पर मूव करना शुरू कर देती है, या रिएक्टेंट स्पीशी जो है वो मज़ीद प्रोडक्ट स्पीशी बनाना शुरू कर देते हैं। क्योंकि वॉल्यूम भी डिक्रीज करो तो उस कंडीशन में रिएक्टेंट स्पीशी के नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज नहीं होंगे, क्योंकि अगर इनके नंबर ऑफ मोल्स भी इंक्रीज होंगे और साथ में आप लोग प्रेशर भी या वॉल्यूम जो है वो भी डिक्रीज करते हो
तो इनका इंटरनल प्रेशर जो है वो ज़्यादा हो जाता है। क्यों आप लोगों ने यह पढ़ा है कि जितनी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी उस कंडीशन में कोलिजन भी ज़्यादा होगी, और जितनी कोलिजन ज़्यादा होगी इसका मतलब है कि इंटरनल प्रेशर भी उतना ही ज़्यादा होगा। अब इस वक्त हम इसको देखते हैं, अगर आप लोग क्योंकि वॉल्यूम कम या ज़्यादा जो है उस वक्त कर सकते हो जिस वक्त आप लोगों ने एक्सटर्नल प्रेशर को इंटरनल प्रेशर से कंपेयर करना है। कि आप लोग वॉल्यूम को डिक्रीज कर रहे हो, डिक्रीज करने का मतलब है कि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक दूसरे के ज़्यादा करीब आ रहे हैं, और जिस वक्त मॉलिक्यूल एक दूसरे के ज़्यादा करीब आते हैं तो उस कंडीशन में रिएक्टेंट स्पीशी या रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिस डायरेक्शन में नंबर ऑफ मोल्स कम हासिल होंगे। अब आप लोगों के पास ये केमिकल इक्विलिब्रियम है, इसमें रिएक्टेंट के 4 मोल हैं, प्रोडक्ट का 2 मोल है। जिस वक्त आप वॉल्यूम को डिक्रीज कर रहे हो तो उस कंडीशन में रिएक्शन ने ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स वाली साइड से कम नंबर ऑफ मोल्स वाली साइड पर मूव करना है। अब यहाँ पर इस केमिकल इक्विलिब्रियम पोजीशन में केमिकल का जो रिएक्शन है उसमें रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा हैं, प्रोडक्ट कम है, तो उस कंडीशन में रिएक्टेंट जो है वो मज़ीद जो है प्रोडक्ट जो है वो बनाएगा, जिसके ज़रिए आप लोगों का रिएक्शन केमिकल इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है वो लेफ़्ट डायरेक्शन से राइट डायरेक्शन में मूव करती है। और अगर आप लोग इसी तरह इस वॉल्यूम को इंक्रीज करते हो तो ये उस वक्त होगा जिस वक्त आप लोगों का प्रोडक्ट डिकम्पोज होकर रिएक्टेंट बनाना शुरू कर देता है। अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो इसका मतलब है कि उस डायरेक्शन में रिएक्शन होगा जिस डायरेक्शन में नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होंगे, और अगर वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो केमिकल इक्विलिब्रियम पोजीशन उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगी जिस डायरेक्शन में नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे। कि वॉल्यूम ज़्यादा, नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा वाली साइड पर केमिकल इक्विलिब्रियम पोजीशन शिफ्ट होगी। अगर वॉल्यूम कम करते हैं तो केमिकल इक्विलिब्रियम पोजीशन उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगी जिस डायरेक्शन में नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे। और ये आप लोग केमिकल इक्विलिब्रियम जो इक्वेशन है, केमिकल इक्वेशन है, उसके ज़रिए आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो कि किस डायरेक्शन में रिएक्टेंट में नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा हैं या प्रोडक्ट में नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा है। उसके ज़रिए आप लोग आसानी से बता सकते हो कि वॉल्यूम अगर ज़्यादा करते हो तो उस कंडीशन में रिएक्शन ने लेफ़्ट टू राइट मूव करना है या राइट टू लेफ़्ट मूव करना है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ मूव करना है या प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ मूव करना है। इसके बाद नेक्स्ट फैक्टर है कि आप लोग जिस वक्त टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो उस कंडीशन में भी केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज डिस्टर्ब होती है। और वो किस तरह होती है? जिस वक्त आप लोग, क्योंकि आप लोगों के पास रिएक्शन जो है या तो एंडोथर्मिक होता है या एक्सोथर्मिक होता है। एंडोथर्मिक में और एक्सोथर्मिक में दोनों में ही टेम्परेचर का अफेक्ट होगा। जिस वक्त आप लोग केमिकल मोस्टली रिएक्शन जो है टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो भी इंक्रीज होता है। इसका मतलब है कि रिएक्टेंट स्पीशी जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर। फरीहा, ये बताओ कि ये टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, क्यों रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है? क्योंकि ये चीज़ें मैंने आप लोगों को पहले लेक्चर में भी बताई हुई हैं, इसलिए मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ। सर क्या रिपीट कर दें, जो है वो समझ नहीं आई क्वेश्चन की। मैंने पूछा है कि अगर आप लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो उस कंडीशन में रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है, इसकी रीज़न क्या है? सर मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, उसकी वजह से रिएक्शन इंक्रीज कर जाता है, रेट इंक्रीज कर जाता है। जी अक्सा, अक्सा अक्सा मेरी आवाज़ आ रही है?
महानूर भट्ट। महानूर भट्ट। यस सर। जी महानूर, ये बताएं कि ये टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज क्यों होता है? सर क्योंकि मॉलिक्यूल्स के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने से क्या फ़ायदा होता है? जी सना गफार। सर उनकी कोलोयन ज्यादा हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से फिर रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज हो ठीक जाता है, है। बिल्कुल ठीक है। जिस वक्त आप लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो उस कंडीशन में उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है रिएक्टेंट स्पीशी की, और जिस वक्त उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है तो उस कंडीशन में उनके नंबर ऑफ कोलियन जो हैं, मॉलिक्यूल्स के आपस में कोलियन जो हैं वो इंक्रीज हो जाती हैं। और आप लोगों ने पढ़ा था कि जितनी नंबर ऑफ कोलियन ज़्यादा इंक्रीज होंगी उतने ही रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने का जो रेशो है वो भी इंक्रीज हो जाता है। क्या रिएक्टेंट जो है वो स्पीड के साथ प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। इसका मतलब है कि जिस वक्त आप लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हो या डिक्रीज करते हो उस कंडीशन में आप लोग केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज को चेंज कर सकते हो, और ये डिपेंड करता है कि आप लोगों का रिएक्शन जो है वो एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। ज़ाहिर अगर एंडोथर्मिक होगा तो उस कंडीशन में आप लोग टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, जितना इंक्रीज करते जाओगे उस कंडीशन में उतने ही रिएक्शन जो है वो स्पीड के साथ होना शुरू हो जाएगा। और अगर आप लोगों का रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक है और उस कंडीशन में अगर आप लोग रिएक्शन टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो उस कंडीशन में रिएक्शन जो है वो स्लो होना शुरू हो जाता है, क्योंकि एक तो सिस्टम खुद ही एनर्जी को रिलीज करता है, और आप लोग अगर टेम्परेचर मज़ीद प्रोवाइड करते हो तो उस कंडीशन में ये अफेक्ट होता है कि वो हीट जो है वो आप लोग फोर्स कर रहे हो कि रिएक्शन के दौरान वो हीट रिलीज ना हो। जिस तरह सपोज ये आप लोगों के पास रिएक्शन है, इस रिएक्शन के दौरान अगर आप लोग इस हीट को रिमूव करते जाओगे, अब हीट को रिमूव किस तरह करोगे, या उस वक्त करते हो हीट को रिमूव जिस वक्त आप लोगों के पास है ये हीट जो है सिस्टम के अंदर से रिमूव हो रही हो, यानी कि सराउंडिंग में टेम्परेचर कम हो और सोल्यूशन के अंदर टेम्परेचर ज़्यादा हो। उस कंडीशन में ही ये हीट जो है सिस्टम से सराउंडिंग में मूव करेगी। और अगर आप लोगों के पास सराउंडिंग में भी टेम्परेचर ज़्यादा हो और सिस्टम के अंदर भी टेम्परेचर ज़्यादा हो तो इसका मतलब है कि सिस्टम से सराउंडिंग में हीट मूव ही नहीं करेगी। और अगर आप लोगों का सराउंडिंग का टेम्परेचर सिस्टम की निस्बत ज़्यादा होता है तो उस कंडीशन में उसका ये मतलब है कि सिस्टम से सराउंडिंग में हीट इम्पॉसिबल है कि वो मूव करे, और जिस वक्त सिस्टम से सराउंडिंग में हीट मूव नहीं करेगी इसका मतलब है कि वो मज़ीद प्रोडक्ट जो है रिएक्टेंट जो है मज़ीद प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे। और अगर आप लोग इस साइड पर टेम्परेचर मज़ीद ऐड करते हो, यानी कि सराउंडिंग में टेम्परेचर और ज़्यादा रखते हो, तो इसका मतलब है कि आप लोग जिस तरह पहले कंसंट्रेशन प्रोडक्ट में ज़्यादा कर रहे थे तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास रिएक्टेंट बनना शुरू हो गई थी, जिसमें आप लोग नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस मज़ीद ऐड कर रहे थे तो आप लोगों के पास डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड हासिल हो रहा था। इसी तरह अगर आप लोग इस रिएक्शन के अंदर टेम्परेचर प्रोवाइड करते हो तो उस कंडीशन में ये टेम्परेचर दोबारा से रिएक्टेंट्स जो प्रोडक्ट स्पीशी है उसको कंबाइन करती हैं, जिसके ज़रिए आप लोगों के पास दोबारा से रिएक्टेंट स्पीशी बनना शुरू हो जाती है। तो इसका मतलब है कि टेम्परेचर आप लोगों ने प्रोवाइड करना है या टेम्परेचर को रिलीज़ करना है, उसकी वजह से भी रेट ऑफ रिएक्शन या केमिकल इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है वो भी शिफ्ट होती है। अगर इस केस में अगर आप लोग अगर आप लोगों के पास रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक है तो उस कंडीशन में अगर आप लोग मज़ीद टेम्परेचर प्रोवाइड करोगे तो उस कंडीशन में प्रोडक्ट रिएक्टेंट बनाना शुरू कर देती है। और अगर आप लोग इस रिएक्शन से हीट को रिमूव करते जाओगे
और या सराउंडिंग में टेम्परेचर लो करते हो, तो उस कंडीशन में रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड मूव करना शुरू हो जाता है। इसका मतलब है कि आप लोग टेम्परेचर के ज़रिए रेट ऑफ रिएक्शन को कंट्रोल कर रहे हो। टेम्परेचर चेंज करने से आप लोगों का जो केमिकल इक्विलिब्रियम पोजीशन है वो लेफ्ट डायरेक्शन में या राइट डायरेक्शन में शिफ्ट हो रही है। अगर आप लोगों के पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और उस कंडीशन में अगर आप लोग टेम्परेचर को अवॉइड करते हो, तो उस कंडीशन में आप लोगों का रिएक्शन जो है वो राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ मूव करेगा। और अगर आप लोग टेम्परेचर रिमूव करते हो, तो उस कंडीशन में यही केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए लेफ्ट साइड से राइट डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगी। इसी तरह अगर आप लोगों के पास रिएक्शन जो है वो एंडोथर्मिक है, तो उस कंडीशन में इसका केस जो है इनवर्स है। इस कंडीशन में अगर आप लोग हीट सप्लाई करते हो, तो उस कंडीशन में आप लोगों को लेफ्ट साइड से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं, यानी कि ये जो है इक्विलिब्रियम पोजीशन लेफ्ट साइड से राइट साइड पर मूव करना शुरू कर देती है। और अगर आप लोग इसके अंदर से टेम्परेचर को लो करते हो या रिमूव करते हो, तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट बनाना शुरू कर देता है। और इस तरह हम केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज को बता सकते हैं कि आप लोगों की केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज जो है वो लेफ्ट साइड पर मूव करती है या राइट साइड पर मूव करती है। और ये साथ में एग्जांपल दी हुई है कि आप लोगों के पास जिस वक्त हीट करते हो NO2 को और कूल करते हो केमिकल इक्विलिब्रियम, जिसमें आप लोगों के पास N2O4 डिकम्पोज होकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनाती है, तो उस कंडीशन में अगर आप लोग टेम्परेचर को कम करते हो या ज़्यादा करते हो, तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या N2O4 जो है कौन सी स्पीशी आप लोगों ने हासिल करनी है, वो डिपेंड करता है कि आप लोग टेम्परेचर कम कर रहे हो या ज़्यादा कर रहे हो। अगर आप लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास मोस्टली अमाउंट जो है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस की होगी, यानी कि N2O4 डिकम्पोज होगा, जिसके रिजल्ट में आप लोगों के पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। और अगर आप लोगों के पास रिएक्शन जो है ऐसा है कि जिसमें होने दो, और अगर आप लोग टेम्परेचर को लो करते हो, तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास मोस्टली अमाउंट जो है वो डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड की हासिल होगी। इसका मतलब है कि हम केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज को या कंसंट्रेशन को, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक कन्वर्ट कर सकते हैं कि आप लोगों को रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चाहिए या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन चाहिए, उसको हम हासिल कर सकते हैं बाय चेंजिंग द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। जिस वक्त हम सिस्टम का टेम्परेचर कम या ज़्यादा करते हैं, तो उसके ज़रिए हमें जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा चाहिए, हम उस डायरेक्शन में रिएक्शन को शिफ्ट करवा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है कि आप लोग कैटालिस्ट के ज़रिए इसकी टेम्परेचर, वॉल्यूम और प्रेशर। इसके साथ नेक्स्ट पॉइंट है प्रेशर के ज़रिए आप लोग जो है केमिकल इक्विलिब्रियम को शिफ्ट करवा सकते हो। एक्सक्यूज मी सर। जी सर, हर केमिकल रिएक्शन के दौरान हीट प्रोड्यूस होगा या जो स्पेसिफिक रिएक्शन है उसमें हीट प्रोड्यूस होता है? सॉरी, दोबारा से पूछना, आपकी आवाज़ कट रही है रिजवान।
सर मैं पूछ रहा हूँ कि हर केमिकल रिएक्शन के दौरान हीट प्रोड्यूस होगा? नहीं, लाजमी नहीं है। बाज़ रिएक्शन एंडोथर्मिक हैं, बाज़ एक्सोथर्मिक है। जिस तरह मैंने आपको एक पहले एग्जांपल भी दी थी कि आप लोगों के पास वो वाले रिएक्शन जिसमें आप प्रोडक्ट की एनर्जी कम हो, रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा हो, तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास एनर्जी अब्जॉर्ब होती है, और उस कंडीशन में वो केस जो है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाते हैं। और वो वाले रिएक्शन जिसमें आप लोगों के पास रिएक्टेंट की एनर्जी जो है वो ज़्यादा हो और प्रोडक्ट की एनर्जी कम हासिल होती है, तो वो उस रिएक्शन के दौरान एनर्जी रिलीज होती है, और उन रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप लोगों का रिएक्टेंट ज़्यादा स्टेबल है या प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल है, और उसके ज़रिए फिर हम बता सकते हैं कि आप लोगों का एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या एंडोथर्मिक रिएक्शन है। और ये हमने थर्मोडायनामिक्स के जो चैप्टर थे उसमें ये स्टडी किया था। जी सर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है वो प्रेशर है कि प्रेशर के ज़रिए भी आप लोग केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज को शिफ्ट करवा सकते हो राइट साइड पर या लेफ्ट साइड पर, क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम ऑलमोस्ट दोनों ही सेम फैक्टर हैं। क्योंकि आप लोगों के पास प्रेशर जनरेट होता है उस वक्त जिस वक्त नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा हों, और प्रेशर कम होगा उस वक्त जिस वक्त नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे। इसका मतलब है अगर आप लोग ये चेक करना चाहते हो कि इंटरनल प्रेशर ज़्यादा है या कम है, तो हम अगर आप लोगों को ये पता है कि केमिकल इक्वेशन क्या है जिसमें के ज़रिए आप लोग ये कैलकुलेट कर सकते हो कि नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट का ज़्यादा है या प्रोडक्ट का ज़्यादा है। तो अगर आप लोग प्रेशर इंक्रीज करते हो, इसका मतलब है कि एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज करने का मतलब है कि आप लोग वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज कर रहे हो, और आप लोगों को पता है कि जितना आप लोग वॉल्यूम डिक्रीज करोगे तो उस कंडीशन में केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज ने उस डायरेक्शन में मूव करना है जिस डायरेक्शन में नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे। इसका मतलब है कि जितना आप लोग एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा करते जाओगे तो उस कंडीशन में केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगी जिस डायरेक्शन में नंबर ऑफ मोल्स आप लोगों के पास कम हासिल हो रहे होंगे, चाहे वो रिएक्टेंट स्पीशी में नंबर ऑफ मोल्स कम हो या प्रोडक्ट स्पीशी में नंबर ऑफ मोल्स कम हो। तो केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज ने उस डायरेक्शन में शिफ्ट होना है जिस डायरेक्शन में नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे। जिस तरह आप लोगों के पास ये सपोज एग्जांपल है जिसमें आप लोग नाइट्रोजन का रिएक्शन करवाते हो हाइड्रोजन के साथ, जिसके ज़रिए आप लोगों के पास नाइट्रोजन या अमोनिया जो है वो सिंथेसाइज होता है। अब इस कंडीशन में आप लोगों के पास रिएक्टेंट स्पीशी के नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो 4 हैं, और प्रोडक्ट के आप लोगों के पास 2 नंबर ऑफ मोल्स हैं। इसका मतलब है कि अगर आप लोग वॉल्यूम डिक्रीज करते हो या प्रेशर इंक्रीज करते हो तो उस कंडीशन में इस रिएक्शन ने लेफ्ट डायरेक्शन से राइट डायरेक्शन की तरफ मूव करना शुरू कर देना। और अगर आप लोग प्रेशर डिक्रीज करते हो या वॉल्यूम इंक्रीज करते हो तो उस कंडीशन में यही रिएक्शन जो है वो राइट साइड से लेफ्ट साइड पर मूव करना शुरू कर देगा, यानी कि प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट बनाना शुरू कर देगा। अगर आप लोग प्रेशर इंक्रीज करते हो या वॉल्यूम डिक्रीज करते हो तो उस कंडीशन में रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाएगी इस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक। और अगर आप लोग वॉल्यूम इंक्रीज करते हो या प्रेशर रिड्यूस करते हो तो उस कंडीशन में ये प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट बनाना शुरू कर देगा। इसका मतलब है कि कंसंट्रेशन के ज़रिए, प्रेशर के ज़रिए, वॉल्यूम के ज़रिए और टेम्परेचर के ज़रिए हम केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज को डिस्टर्ब करते हैं, और उसकी बेस पर हम केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज को राइट साइड पर या लेफ्ट साइड पर मूव करवा सकते हैं। इसका मतलब है कि राइट साइड पर या लेफ्ट साइड पर मूव करवा कर जितनी या जिस स्पीशी की हमें कंसंट्रेशन ज़्यादा चाहिए होगी, जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है,
उसकी कंसंट्रेशन को हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जिस तरह सपोज हम चाहते हैं कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइन होकर अमोनिया की ज़्यादा से ज़्यादा कंसंट्रेशन हमें प्रोवाइड करें। एक तो तरीका ये है कि जितनी अमोनिया गैस बन रही है उसको हम सेपरेट आउट करते जाएं, ताकि ये रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते रहें। जितने आप लोग इसमें से अमाउंट को रिमूव करते जाओगे उतनी ही मज़ीद अमोनिया गैस बनती जाएगी। दूसरा तरीका ये है कि आप लोग इस केमिकल जो इक्वेशन है, जो सिस्टम है, उसका आप लोग वॉल्यूम डिक्रीज करते जाओ। जितना आप लोग वॉल्यूम डिक्रीज करते जाओगे उतनी ही ज़्यादा अमोनिया गैस आप लोगों के पास हासिल होती जाएगी। ठीक है। तीसरी ऑप्शन ये है कि आप लोगों के पास ये रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक होता है। अब एक्सोथर्मिक के लिए टेम्परेचर इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है वो आप लोगों को अक्सर जी सना। सर हम कोई भी जैसे सर हम एक्सपेरिमेंट में कोई अननोन केमिकल्स को रिएक्शन करवाने लगते हैं, तो उससे पहले हमें कैसे पता होता है कि ये एक्सो होगा या एंडो? क्योंकि उसी के मुताबिक कंडीशंस वगैरह भी हम लैब में वैसे ही रखेंगे। इनिशियली हमें कुछ पता नहीं होता, हम जस्ट जो हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट स्पीशीज हासिल होती है उसकी एनर्जी हम कैलकुलेट करते हैं या पोज्ड कैलकुलेशन करते हैं। पहले इनिशियली एक गाजियन व्यू के नाम से एक सॉफ्टवेयर है जिसके ज़रिए हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट स्पीशीज की एनर्जी हासिल होती है। उससे हमें जस्ट आइडिया होता है कि रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा होगी या प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा होगी, और उस बेस पर हम बाद में उसको अप्लाई करके देखते हैं कि वाकई ऐसा होता है या नहीं होता है। तो लाजमी नहीं होता कि जो यानी कि सॉफ्टवेयर के ज़रिए आप लोगों को रिजल्ट हासिल हो गया है वो कंफर्म है। वो तो फिर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसके ज़रिए अगर रिजल्ट ऐसा आ जाता है तो हम उसको रिपोर्ट कर देते हैं कि भाई इसका ये रिएक्शन जो है एक्सोथर्मिक है, और अगर उसमें एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ती है तो हम कह देते हैं कि ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। बेसिकली हमें जस्ट ये इंफॉर्मेशन होती है कि आप लोगों की कौन सी स्पीशीज ज़्यादा स्टेबल है, रिएक्टेंट स्पीशीज ज़्यादा स्टेबल है या प्रोडक्ट जो स्पीशी है वो ज़्यादा स्टेबल है, और उस बेस पर हम पहले एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म करते हैं। एक्चुअल में हकीकत में हमें नहीं पता होता कि वाकई हमारा रिजल्ट ऐसा ही आएगा या नहीं आएगा। हो सकता है हमारा रिजल्ट इसके अपोजिट आ जाए, लेकिन जस्ट जो हमारे माइंड में होता है या बेसिक जो हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है या एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, वो हमें पता चलता है कि आप लोगों में रिएक्टेंट स्पीशीज ज़्यादा स्टेबल है या प्रोडक्ट स्पीशीज ज़्यादा स्टेबल है। और अगर आप उनको इस चीज़ के बारे में भी पता नहीं होता तो फिर उसके लिए हम गाजियन व्यू जो है वो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, और उसके ज़रिए हम इन दोनों की एनर्जी कैलकुलेट करते हैं कि इसकी एनर्जी जो है वो ज़्यादा है या रिएक्टेंट स्पीशी की एनर्जी ज़्यादा है। उससे हमें कुछ आइडिया मिल जाता है कि आप लोगों का रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा या प्रोडक्ट जो है जिस वक्त रिएक्टेंट में कन्वर्ट होगा तो उस कंडीशन में रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा या एंडोथर्मिक होगा। और उसके बाद फिर हम अप्लाई करके देख लेते हैं एक्सपेरिमेंटली। अगर उस जैसा रिजल्ट आ जाता है तो इसका मतलब है कि आप लोगों का जो व्यू था वो बिल्कुल ठीक था, और अगर उस जैसा रिजल्ट नहीं आता तो उस कंडीशन में हम कहते हैं कि वो थ्योरी तो फेल हो गई है। उसके बाद हम उसकी रीज़न तलाश करते हैं कि इसकी रीज़न क्या है जिसके ज़रिए आप लोगों की पहले थ्योरी या सॉफ्टवेयर का जो रिजल्ट था वो गलत साबित हुआ। हम जस्ट जो आप लोगों के पास रिजल्ट हासिल होता है उसको जस्टिफाई करते हैं। अब लाजमी ये नहीं होता कि जो एक रूल आप लोगों ने बना दिया है वही रूल हर जगह पर एप्लीकेबल हो, क्योंकि रूल जो हैं एक जगह पर एक एप्लीकेबल है तो दूसरी जगह पर दूसरा एप्लीकेबल होगा, तीसरी जगह पर तीसरा रूल जो है वो एप्लीकेबल होगा। हर जगह पर सेम रूल एप्लीकेबल नहीं होता है। वो डिपेंड करता है कि आप लोग किस तरह की सिचुएशन अप्लाई कर रहे हो।
ठीक है। यस सर। और इसके साथ ही आप लोगों का ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया। बाद नेक्स्ट ये लास्ट चैप्टर था सर जी। नेक्स्ट चैप्टर लास्ट है। नेक्स्ट चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम का जो है वो लास्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 15। इसके साथ जो है एक असाइनमेंट और सुनने जो आप लोगों ने असाइनमेंट सॉल्व करके जमा करवानी है। आप लोगों को 3 असाइनमेंट हुई है ना अभी तक? यस सर। यस सर। ये 4th असाइनमेंट है जिसमें आप लोगों ने ये तो कर सकते हो ना, अगर आप लोगों के पास केमिकल इक्वेशन गिवन हो तो उसके से आप लोग केसी वाली इक्वेशन डिराइव कर सको, क्योंकि उसमें आप लोगों ने जस्ट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ही लिखनी होती है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना होता। इसके साथ अगर आप लोगों के पास रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन गिवन हो तो उसके जरिए अगर दोनों की गिवन है तो आप लोग केसी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। अगर एक की कंसंट्रेशन गिवन है और दूसरे की केसी की वैल्यू गिवन है तो उस कंडीशन में थर्ड की कंसंट्रेशन आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो। और इसके साथ आप लोग ये भी फाइंड आउट कर सकते हो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। क्योंकि केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन दोनों इक्वल होते हैं, और Kc जो है वो इक्वल होता है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिवाइडेड बाय रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। अगर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को आप लोग रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन से डिवाइड करते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास Kc की वैल्यू हासिल होती है। तो अगर आप लोगों के पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन या रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की वैल्यू गिवन हो, साथ में Kc की वैल्यू गिवन हो, तो आप लोग रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन या रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हो। इसी तरह अगर आप लोगों के पास रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन गिवन हो या दोनों की गिवन हो तो आप लोग Kc की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। और अगर आप लोगों के पास रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के साथ Kc की वैल्यू गिवन हो तो आप लोग दूसरे स्पीशीज की कंसंट्रेशन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो। इसके लिए जो आप लोगों ने असाइनमेंट नंबर 4 सॉल्व करनी है, वो है कि आप लोगों ने 14.54 से लेकर तो ये नोट कर लें जो आप लोगों ने एक्सरसाइज से न्यूमेरिकल करने हैं। 14.54, 14.55, ये क्वेश्चन कोई थोड़े से आप खुद करवा दिया करें ताकि तो वो जो क्वेश्चन आगे करने में ना थोड़ी मदद हो जाए, क्योंकि हमें वो कंसेप्ट का पता नहीं चलता सर जी, मुश्किल होते हैं सर जी। ये मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। 14.54 जो है उसमें केमिकल इक्वेशन गिवन है। मैं बुक के ओपन कर देता हूँ आपके सामने।
मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 14 है जो आप लोग पढ़ रहे हो। अब इसकी जो एक्सरसाइज है, फोर्टीन 14.53 जो आप लोगों ने कर दी है, इसमें आप लोगों ने जस्ट जो है केसी के बारे में बताना है। 14.54 कहा है, 53 नहीं कहा। चलें 14.45 इसमें केसी की वैल्यू या केसी इक्विलिब्रियम स्टेज पर इसके एक्सप्रेशन जो है वो कैलकुलेट करना है। और आप लोगों को पता है कि केसी जो है वो इक्वल होता है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसका मतलब है कि Kc जो है वो इक्वल होगा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड और इसकी पावर इक्वल होगी नंबर ऑफ मोल्स की। अब इसका नंबर ऑफ मोल्स 1 है तो इस कंडीशन में इसकी पावर 1, इसके साथ इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन और उसकी पावर 3 डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। और आप लोगों ने ये भी देखा था कि वो वाली चीजें जिनकी कंसंट्रेशन पर कोई इफेक्ट नहीं होता, या आप लोग डायरेक्ट यही लिखते हैं कि मोलर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ मीथेन गैस। इसकी कैसी एक्सप्रेशन आप लोगों के पास बनता है CO इनटू H2O, H2O की पावर 3 डिवाइडेड बाय H2O इनटू CH3। ये ए पार्ट आप लोगों को कंप्लीट हो गया है। इसके बाद इसी तरह आप लोगों ने बी वाला करना है, उसमें आप लोगों के पास ये प्रोडक्ट है, इसी कंसंट्रेशन और इसकी कंसंट्रेशन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्लोरीन इनटू फ्लोरीन, फ्लोरीन की पावर जो है वो 3। ये केसी बी पार्ट के लिए हो गया। इसी तरह आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर जो इसमें से करने हैं वो दो न्यूमेरिकल है 14.54 और 14.55, दोनों बिल्कुल सेम इसी तरह है कि आप लोगों ने कैसी के एक्सप्रेशन लिखना है। इसके अलावा आप लोगों ने नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो सॉल्व करने हैं वो है 14.74, जिसमें आप लोगों ने ये बताना है कि आप लोगों के पास केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। और वो आप लोगों को कहाँ से पता चलती है कि आप लोगों के पास Kc की वैल्यू से पता चलती है कि आप लोगों के पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है कि अगर आप लोगों के पास K की वैल्यू 10⁻³ से लेस आता है तो इसका मतलब है कि आप लोगों के पास मोस्टली अमाउंट रिएक्टेंट स्पीशी की होगी, प्रोडक्ट स्पीशी की नहीं होगी। और अगर आप लोगों के पास वैल्यू Kc की जो है वो 10⁻³ से 10⁻³ के दरमियान में होती है तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास तकरीबन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन सेम होगी। और अगर आप लोगों के पास कंसंट्रेशन जो है वो Kc की वैल्यू हासिल होती है ग्रेटर देन 10⁻³ तो इसका मतलब है कि आप लोगों के पास ऑलमोस्ट प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन होगी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन नहीं होगी। और ये आप लोगों को न्यूमेरिकल जो है वो 14.74
ये वाले जिसमें Kc की वैल्यू गिवन है और आप लोगों से ये पूछा गया है कि केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो आप लोग Kc की वैल्यू से आसानी से बता सकते हो कि केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, और वो आप लोगों को Kc की वैल्यू से पता चल जाती है। आप लोगों ने न्यूमेरिकल जो है 14.74 करना है, 7 और 14.75 करना है, 14.76 करना है, 14.77। जस्ट आप लोगों ने यही बताना है इन चीज़ों में कि आप लोगों के पास किसकी अमाउंट केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज पर किसकी अमाउंट ज़्यादा है। इसके बाद आप लोगों ने 14.78 तक करने हैं। और इसके साथ अगर आप लोगों के पास इस पार्ट में जो है वो एक तो ये कि आप लोगों ने एक्सप्रेशन करना है, और दूसरा इसके अंदर है कि आप लोग QC की वैल्यू भी इसके अंदर कैलकुलेट करनी है। और QC की वैल्यू आप लोग किस तरह कैलकुलेट करते हो, तो आप लोगों के पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन गिवन होगी और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन गिवन होगी। आप लोग प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को अगर आप लोग रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से डिवाइड करते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास QC की वैल्यू हासिल हो जाती है। सिंपली आप लोगों ने इसका रेशियो कैलकुलेट करोगे। अगर नंबर ऑफ मोल्स 2 हैं तो आप लोगों ने कंसंट्रेशन का स्क्वायर लेना है। अगर नंबर ऑफ मोल्स 3 है तो उस कंडीशन में आप लोगों ने उसका क्यूब लेना है। तो उसके ज़रिए आप लोग QC की वैल्यू या KC की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। आप लोगों के पास इनिशियल कंसंट्रेशन या इक्विलिब्रियम स्टेज पर कंसंट्रेशन जो है वो गिवन होगी। आप लोगों ने 14.74, 14.75, 14.76, 14.77, 14.78 और 14.79 और 14.80 तक ये करने हैं। इसके बाद आप लोगों ने जो करने हैं वो ली शार्टलियर प्रिंसिपल है। न्यूमेरिकल नंबर 14.98 ये वाले जिसमें दिया हुआ है, ये आप लोगों के पास केमिकल इक्वेशन है। इसमें अगर आप लोग सोडियम क्लोराइड ऐड करते हो तो उसका मतलब है कि आप लोगों के पास सोडियम प्लस चार्ज के कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है, इसके साथ Cl नेगेटिव कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज होती है। आप लोगों ने ये चेक करना है कि इस केमिकल इक्वेशन के अंदर सोडियम प्लस आयन मौजूद है या नहीं है, या क्लोरीन आयन की कंसंट्रेशन मौजूद है या नहीं है। अब सोडियम तो इसमें मौजूद नहीं है, इसका मतलब है सोडियम आयन की वजह से इस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन आप लोग इसके अंदर क्लोराइड आयन जो ऐड कर रहे हो उसकी वजह से इस केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज में रिएक्टेंट स्पीशी वाली साइड पर आप लोग कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हो, जिसकी वजह से यही केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज जो है वो लेफ्ट साइड से राइट साइड पर मूव करना शुरू कर देती है। यानी केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज जो है वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ केमिकल इक्विलिब्रियम शिफ्ट होना शुरू हो जाता है। इसी तरह अगर आप लोग इसके अंदर ऐड करते हो सोडियम सिल्वर नाइट्रेट, तो अब सिल्वर नाइट्रेट तो इस केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज पे कोई नहीं है। इसका मतलब है कि अफेक्ट होगा सिर्फ इस सिल्वर आयन की कंसंट्रेशन से, और ये सिल्वर आयन जो है वो रिएक्टेंट वाली साइड पर है, जिसकी वजह से ये दोबारा से मजीद इसके साथ रिएक्शन करेगा और आप लोगों के पास इसकी मजीद प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है वो हासिल होगी। ये आप लोगों के पास ली शार्टलियर के प्रिंसिपल जो आज ही आप लोगों ने पढ़े हैं उसके मुताबिक आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है। इस तरह अब आप लोगों के पास सेकंड एग्जांपल जो है वो भी यही है कि आप लोगों के पास ये केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज है। अगर आप लोग इसके अंदर ऐड करते हैं NaCl, अब आप लोगों ने ये देखना है NaCl जो है वो रिएक्टेंट्स वाली साइड पर है या प्रोडक्ट वाली साइड पर है। अब आप लोगों के पास ये प्रोडक्ट वाली साइड पर है, इसका मतलब है कि आप लोग प्रोडक्ट वाली साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा कर रहे हो।
जिसकी वजह से ये दोबारा से रिएक्टेंट बनाना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से ये केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज जो है वो राइट साइड से लेफ्ट साइड पर मूव करना शुरू कर देती है। और इससे रिलेटेड जो आप लोगों ने एग्जांपल करनी है वो 14.98, 14.99, 14.100, 14.101, 14.102, फोर्टीन पॉइंट 105, 14.106। Excuse me, sir. Sir, ये repeat कर देंगे questions. क्वेश्चन रिपीट कर दूं? जी ये मार्क कर लें जो मैंने आप लोगों को असाइनमेंट में न्यूमेरिकल दिए हैं। शुरू से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। 14.54, 14.55, 14.74, 14.75, 14.76, 14.77, 14.78, 14.79, 14.80, उसके बाद 14.98, 14.99, 14.100, 14.101, 14.102, 14.105, 14.106। यहाँ तक आप लोगों ने करना है। अब स्टूडेंट जो हैं वो अटेंडेंस लें, जो अगर किसी ने लेट ज्वाइन किया है तो वो अपनी अटेंडेंस लगवा सकते हैं। सर वो जो लास्ट टाइम वाला क्वेश्चन मैंने पूछा था वो बता दें। 1 मिनट। जवेरिया शेख। प्रेजेंट सर। निमरा अफजल। निमरा अफजल। निमरा शाहिद। निमरा शाहिद। तौसीफ अहमद। उस्मान हुसैन उसामा। मोहम्मद शोएब खान। मोहम्मद शोएब खान। सर वो क्लास ले रहा था, वो कह रहा था कि बैटरी खत्म हो रही है, तो उनकी लाइट भी गई हुई थी, वो कह रहा था कि अटेंडेंस लगवा देना। ठीक है, क्या हो गई है? नूर फातिमा। नूर फातिमा। सैयदा फातिमा वाजिद। सैयदा फातिमा वाजिद। जोहा यासीन। जोहा यासीन।
सर क्वेश्चन नंबर 13.65 है, उसका डी पार्ट। आ जाएं। मेरी बात की है स्टेशन आपसे, वो कहते हैं कि मैं सर से फोन पे ना और वो कहता है मैंने बहुत काम कर दिया उससे। एक्सक्यूज मी सर। सर जॉब का ही तो चलो अभी हो जाएगा। अभी आप लोगों के पास टाइम है, आप लोग कर सकते हो। एक्सक्यूज मी सर। सर ये असाइनमेंट कब सबमिट करवानी है? सॉरी नहीं, यहाँ पर नहीं रहती। एक्सक्यूज मी किस सर। डिपार्टमेंट के? यहाँ से शिफ्ट हो गई, अब कहाँ बैठती है ये पता नहीं। मुश्किल का एक्सक्यूज ये मी आप सर लोगों ने जी। असाइनमेंट जो है नेक्स्ट मंडे तक जमा करवानी है। सर हमारा इस उसमें जो है वीक में ना एक्चुअली रिव्यू आर्टिकल है, तो उसके लिए बहुत टाइम चाहिए, तो इस वजह से आप इसका जो है ना टाइम इंक्रीज कर दें, ये इस वीक में नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट मंडे तक? जी सर। सर तब भी नहीं होगी क्योंकि हमने ट्यूसडे तक कर Thursday दो। तक ये सबमिट करवाना है। सर एटलीस्ट वेडनेसडे तक करें, ताकि जो है वो हम सबमिट करवाने के बाद, आर्टिकल सबमिट करवाने के बाद इजीली कर सकें। जी सर। पर ये रिव्यू आर्टिकल किसने दे दिया है? सर वो इसी की असाइनमेंट थी, तो सर ने ऑप्शन दिया था, लेकिन फिर सर ने कहा कि आप लोग रिव्यू आर्टिकल कर लो, तो अभी आप लोगों को यानी इजी हो जाएगा। सर उमर असलम ने। सर ये 13.65 का डी पार्ट बता दें। पर ये अगर इस तरह यानी कि लेट करोगे तो फिर आप लोगों की असाइनमेंट कम होगी, उसमें चॉइस नहीं होगी। सर इस फिर तरह ये तो ना फिर कहना कि हमारे चॉइस लिए नहीं भी मिली, टफ होगा। क्योंकि इसलिए मैंने आप लोगों को इतनी लेंथी असाइनमेंट दे दी है कि जिसमें आप लोगों को ज़्यादा टाइम लगे। चलिए सर फिर ट्यूसडे तक ही कर लें। एक्सक्यूज मी सर।